हेलो स्टूडेंट्स, डीजे मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे क्लास 10 की फिजिक्स के चैप्टर लाइट के बारे में। ये वीडियो का 6वां पार्ट है। इससे पहले हम 5 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए गणेश जी का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं हमारी नई वीडियो। तो हमारा पहला टॉपिक है गोलीय लेंस। दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय है लेंस कहलाता है। मीन्स कोई भी पारदर्शी माध्यम है जिसके दोनों तल मीन्स एक जो जिधर से आपतित किरण आती है और जिधर से आपतित किरण अपवर्तित होकर जाती है, मीन्स वो दोनों तल अगर गोलीय हैं तो वह पारदर्शी माध्यम गोलीय लेंस कहलाता है। अब हम बात करते हैं गोलीय लेंस के प्रकार। गोलीय लेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। पहले हम बात करते हैं उत्तल लेंस के बारे में। यह किनारों की अपेक्षा बीच से मोटा होता है। मीन्स ये कहना चाहता है कि जो उत्तल लेंस होता है वह बीच में से मोटा होता है तथा किनारों पर चपटा होता है। अब बात करते हैं अवतल लेंस की। अवतल लेंस यह बीच की अपेक्षा किनारों से मोटा होता है। तो यह मीन्स ये उत्तल दर्पण जो है बीच में से मोटा होता है और अवतल लेंस उत्तल लेंस बीच में से मोटा होता है और अवतल लेंस किनारों से मोटा होता है। तो ये देखते कैसे हैं, बेसिकली इनको हम फिगर के माध्यम से देखते हैं। ये जो पहला फिगर है, ये हमने पहला फिगर यहाँ पे लिया है उत्तल लेंस का। हम देखते हैं ये यहाँ से ये बीच में से मोटा है और ये किनारों से चपटा है। अब हम बात करते हैं अवतल लेंस के बारे में। तो अवतल लेंस हम देख सकते हैं यह किनारों से तो मोटा है और बीच में से चपटा है। तो ये अब बात की हमने इनके फिगर की। अब उत्तल लेंस, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस क्या होता है, अब हम इसको समझते हैं। अभिसारी लेंस वो लेंस होते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को किसी बिंदु पर फोकस कर देते हैं। अवतल लेंस, इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी लेंस वो लेंस होते हैं जो जो किसी बिंदु से मतलब जो किरणों को बिखेर देते हैं। जो समांतर आने वाली किरणें होती हैं उनको वह एक बिंदु से बिखेरती हुई प्रतीत होती हैं। तो आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं उत्तल लेंस के लिए किरण आरेख बनाने के नियमों के बारे में। तो पहला नियम देखते हैं हम। बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरेगी। इसको हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। यह मुख्य अक्ष है, यह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण है। यह जब यह अपवर्तन होता है तो यह अपवर्तन के पश्चात इसके दूसरे फोकस से होकर गुजरती है। लेंस में याद रखें, लेंस में दो फोकस होते हैं और दोनों फोकस दूरियों की लंबाई समान होती है। मीन्स ये F1 तक की दूरी और ये OF2 तक की दूरी, OF1 और OF2 ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगी। तो ये पहला नियम हमने देखा। यहाँ पे ये समांतर आने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। अब हम बात करते हैं दूसरे नियम के बारे में। दूसरा नियम, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी। इसको फिगर के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं यह किरण आ रही थी, यह मुख्य फोकस से, ये जो पहला मुख्य फोकस था मुख्य फोकस से होते हुए आई और ये इसके अपवर्तक पृष्ठ से टकराकर अपवर्तित हो गई और अपवर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होकर चली गई। पहले नियम में समांतर आने वाली किरण फोकस से जा रही थी और दूसरे नियम में हम देखते हैं यहाँ से फोकस से आने वाली किरण समांतर होकर अपवर्तित हो रही है। अब हम बात करते हैं तीसरे नियम के बारे में। तीसरा नियम, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये एक उत्तल लेंस है, यहाँ से यह एक किरण आ रही है, यह इसका जो O है वो इसका प्रकाशिक केंद्र है और यह यहाँ से हम देखते हैं यह बिना अपवर्तित हुए अपनी सीधी रेखा में निर्गत होकर चली गई। तो हमने देखा ये तीसरा नियम,
लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। प्रकाशिक केंद्र लेंस के ठीक मध्य में उपस्थित होता है। यहाँ पर O इस लेंस का प्रकाशिक केंद्र है। तो आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए उसके प्रतिबिंब की प्रकृति और उसकी स्थिति। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं जब बिंब की स्थिति, बिंब अर्थात वस्तु की स्थिति अनंत पर हो। तो अब हम देखते हैं यह अनंत पर रखी कोई वस्तु रखी थी। यहाँ पे फिगर में हम देखते हैं अनंत से आने वाली किरणें समांतर होती है मुख्य अक्ष के, और पहले नियम से हमने देखा कि समांतर आने वाली किरणें फोकस पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब की स्थिति की। तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ पर हम देखते हैं यह फोकस पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब का आपेक्षिक आकार, प्रतिबिंब का आपेक्षिक आकार हम देखते हैं बहुत ही छोटा है, बिंदु के आकार का है। इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वह F2 पर बन रहा है, और यह प्रतिबिंब बिंदु के आकार का अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनेगा। इसकी प्रकृति की बात की जाए तो हम यहाँ पर देखते हैं ये कितने वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो यह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह हमेशा उल्टा बनता है। तो अब हम वस्तु की अगली स्थिति के बारे में बात करते हैं, जहां पर हमने वस्तु को F1 से परे, 2F1 से परे, अर्थात इसका जो 2F1 मीन्स जो इसका वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से परे इन द सेंस हम कह सकते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो ये इसका C1 कह लीजिए या 2F1 कह लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं वक्रता केंद्र जो वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये अनंत है, यहाँ पर अनंत और ये वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखी हुई है। तो हमने देखा इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये एक किरण तो यह प्रकाशिक केंद्र से होते हुए चलेगी बिना विचलित हुए, और ये जो दूसरी किरण है यह मुख्य अक्ष के समांतर आई और अपवर्तन के पश्चात F2 से ऊपर गुजर गई। तो हमने देखा इसका जो प्रतिबिंब बना वह F2 और 2F2 मीन्स अर्थात इसके फोकस, द्वितीय फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बना। तो यहाँ से हम यहाँ पर हम इसके प्रतिबिंब की स्थिति दर्शा सकते हैं। इसके जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी F2 तथा 2F2 के बीच, इसे C2 ये F2 इसको या तो वक्रता केंद्र कह लीजिए या इसको 2F2 कह लीजिए। अब इसके यदि प्रतिबिंब के आपेक्षिक आकार की बात की जाए तो यह वस्तु से छोटा होता है आकार में। इसकी प्रकृति की बात की जाए तो यह वस्तु से छोटा तो है ही, यह वस्तु के सापेक्ष उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसका उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। तो यहाँ से हमने देखा प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टी होगी। अब बात करते हैं हम अगली स्थिति के बारे में। अब हम इस वस्तु की स्थिति मानते हैं 2F1 पर, अर्थात इसके वक्रता केंद्र पर। अब हम इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर रखी हुई है, वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु। यहाँ से एक किरण यह मुख्य अक्ष के समांतर गई और अपवर्तन के पश्चात फोकस से ऊपर चली गई, F2 से ऊपर, द्वितीय फोकस से ऊपर यह अपवर्तन से ऊपर चली गई। और जो दूसरी किरण चली वह प्रकाशिक केंद्र से बिना अपवर्तित हुए सीधे आकर चली गई। ये दोनों एक दूसरे को A' बिंदु पर काटती हैं, जहां पर हमें A', B' वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमने देखा जो अब प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में बात की जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति C2 पर, यानी कि यह वक्रता द्वितीय वक्रता केंद्र पर बन रहा है। तो यहाँ से हमने देखा कि केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति 2F2 पर, वक्रता केंद्र कह लीजिए या 2F2 कह लीजिए, एक ही बात होती है। अब प्रतिबिंब के आकार के बारे में बात की जाए तो इसका आकार वस्तु के बराबर के आकार का होता है, समान साइज। यदि प्रतिबिंब की प्रकृति की बात की जाए तो हम देख सकते हैं यह प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति
वास्तविक तथा उल्टी है। अब हम इसकी अगली स्थिति के बारे में बात करते हैं। F1 तथा 2F1 के बीच, अर्थात वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य, इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। यह हमारा वक्रता केंद्र यानी कि 2F1 कह लीजिए या वक्रता केंद्र कह लीजिए, और ये F1, इसके बीच में ये हमारी वस्तु रखी हुई है। तो यहाँ से एक प्रकाश किरण यह गई मुख्य अक्ष के समांतर और अपवर्तन के पश्चात F2 से ऊपर चली गई। द्वितीय किरण प्रकाशित केंद्र से बिना अपवर्तित हुए निकल गई और ये एक दूसरे को, ये दोनों, ये किरण और ये किरण, ये दोनों किरणें एक दूसरे को A डैश बिंदु पर काटती हैं और वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश बनाती हैं। तो यहाँ से हमको प्रतिबिंब की स्थिति मिल गई। प्रतिबिंब का जो प्रतिबिंब की स्थिति है वह C2 से परे है। C2 कह लीजिए या 2F2 कह लीजिए, 2F2 से परे, 2F2 से परे अर्थात फोकस तथा अनंत के बीच, 2F2 तथा अनंत के बीच में, यह ऐसे भी कह सकते हैं वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में प्रतिबिंब की स्थिति 2F2 से परे अर्थात 2F2 से परे अर्थात अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य। यदि प्रतिबिंब के आपेक्षिक आकार के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रतिबिंब का जो आकार है वह वस्तु से बड़ा है। यदि इसकी प्रकृति के बारे में बात की जाए तो हम यहाँ पर देख सकते हैं यह प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है और उल्टा प्रतिबिंब सदैव वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ से हमने देखी इसकी प्रकृति वास्तविक तथा उल्टी है। अब अगली स्थिति के बारे में बात करते हैं, फोकस F1 पर। अब हमारी वस्तु फोकस पर स्थित है, तो इसको हम फिगर में देखते हैं। ये फोकस पर F1 पर जो वस्तु रखी हुई है AB, यहाँ से हमने देखा पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई और F पर अपवर्तित होकर F2 से होकर चली गई। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर बिना विचलित हुए चली गई। तो यहाँ पे देखा हमने ये दोनों किरणें जो है एक दूसरे के समांतर होकर चली गई। तो हम जानते हैं समांतर किरणें अनंत पर जाकर मिलती हैं। तो इसकी यदि प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में बात की जाए तो प्रतिबिंब इसका अनंत पर बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी अनंत पर। यदि वस्तु के आपेक्षिक आकार के बारे में बात की जाए तो वस्तु का आकार, जो प्रतिबिंब के आपेक्षिक आकार की बात की जाए तो प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक विवर्धित यानी कि वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। यदि इसके प्रतिबिंब की प्रकृति की बात की जाए तो प्रतिबिंब इसका वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। तो अगली स्थिति के बारे में बात करते हैं इसी के साथ। तो अब वस्तु की स्थिति है, अब हम देखते हैं वस्तु की स्थिति F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य। मीन्स हमने वस्तु को फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखा है। तो हम देखते हैं फिगर में, ये वस्तु, ये हमारा F1 फोकस है और ये F1 O प्रकाशिक केंद्र है। इसके मध्य में हमने यह वस्तु AB रखी है। तो यहाँ से हम देखते हैं यह पहली किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और अपवर्तन के पश्चात फोकस से ऊपर गुजर जाती है। दूसरी किरण देखते हैं हम, यह प्रकाशिक केंद्र से ऊपर जाती है और बिना विचलित हुए अपने निर्गत होकर चली जाती है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं ये दोनों किरणों की दिशा बिल्कुल भिन्न है, ये आगे जाकर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ये हम देखते हैं यहाँ पर, इसकी दिशा तो ये चली गई और इसकी दिशा ये चली गई। तो हम समझ सकते हैं ये किरणें एक दूसरे को आगे जाकर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। लेकिन यदि हम इनको इनकी विपरीत दिशा में इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो ये एक दूसरे को A डैश पर प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है। A डैश पर प्रतिच्छेद करके यह बिंदु A का प्रतिबिंब A डैश बनाती हैं और हमें वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बिंब की स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो इधर बिंब की स्थिति, जो प्रतिबिंब की स्थिति है, तो प्रतिबिंब उधर ही बनेगा जिधर वस्तु है स्थित है। तो जिस ओर बिंब है लेंस के उसी ओर, मीन्स जिस ओर वस्तु स्थित है उसी ओर का प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा।
यदि प्रतिबिंब के आपेक्षिक आकार के बारे में बात की जाए तो हम देखते हैं प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा है, तो वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब हमको प्राप्त होगा। यदि इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में बात की जाए तो हम देखते हैं यहाँ पर किरणें एक दूसरे को वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, प्रतिच्छेद होती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो यह जो प्रतिबिंब होगा इसकी प्रकृति होगी, यह आभासी प्रतिबिंब होगा। और जैसा कि हम देख सकते हैं यह प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, तो सीधा एवं आभासी, वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा। अब हम बात करते हैं अवतल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियमों की। हमने अपनी पिछले स्लाइड्स में हमने देखा कि उत्तल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम कैसे हम उनको यूज करते हैं। तो अब हम बात करेंगे अवतल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियमों के बारे में। तो पहला नियम है, बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात चित्र में दिखाए गए अनुसार लेंस के उसी ओर स्थित मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ से हम देखते हैं समांतर आने वाली किरण, जैसा हम देखते हैं यह समांतर आने वाली किरण अपवर्तित होकर निर्गत हो गई, ये चली गई। लेकिन अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड करें तो यह हमें फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो पहले नियम में बस इतना ही। यह जो किरण है यह हमें लेंस के उसी ओर जिधर से किरण आ रही थी उसी ओर के फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो चलिए बात करते हैं दूसरे नियम के बारे में। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी। इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। इस फिगर में एक मिस्टेक है, इसको आप ठीक कर देना। ये जो इसके एरो एड्स हैं ये इस डायरेक्शन में होंगे, ये इस डायरेक्शन में होंगी, इनकी डायरेक्शन गलत दे रखी है। तो यहाँ पे अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी। तो यहाँ हम देखते हैं ये जो पहली है जो किरण आ रही है, ये जो किरण आ रही है प्रकाश की किरण, यह फोकस की ओर आ रही है, F2 की ओर आ रही है। तो ये जो F2 की ओर आने वाली किरण है यह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर निर्गत हो जाएगी। तो इसमें बस इतना ही। ये आप इनका विशेष ध्यान रखना। ये इनकी डायरेक्शन ये है, ये जो एरोस लगे हुए हैं इनकी, ये जो इसकी किरण है इनकी डायरेक्शन ये है। अब बात करते हैं हम तीसरे नियम के बारे में। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। तो यह नियम उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में दोनों में सेम है। जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जो किरण गुजरेगी वह बिना अपने मार्ग से विचलित हुए जैसी अपने मार्ग में मतलब सीधी निकल जाएगी वह। इसको हम फिगर से समझते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं यह ओ प्रकाशिक केंद्र है और यह किरण बिंदु ओ से होते हुए जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा यह बिना अपने मार्ग से विचलित हुए, अब बिना अपवर्तित हुए सीधे निर्गत होकर चली गई। तो ये थे नियम किरण आरेख संबंधी अवतल लेंस के नियम। अब हम बात करते हैं बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक साइज के बारे में। तो सबसे पहली हमने बिंब की स्थिति दी है अनंत पर। तो हम इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। हमने देखा अनंत से जो किरणें आएंगी वह अनंत से आने वाली किरणें हम जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। तो यह अब अनंत से आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित होकर चली गई और यह बीच वाली किरण है यह प्रकाशिक केंद्र से होकर सीधे बिना विचलित हुए चली गई। लेकिन हमने जब इनको नोटिस किया, यह किरण को, इन किरणों को जब हमने इनके विपरीत दिशा में एक्सचेंज किया तो हमने पाया यह एक दूसरे को लेंस के प्रथम फोकस पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर हमने देखा जो प्रतिबिंब की स्थिति है वह हमारा जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है वह फोकस पर प्राप्त हो रहा है, फोकस F1 पर।
यदि प्रतिबिंब के आपेक्षिक आकार के बारे में बात की जाए तो हम यहाँ पर देखते हैं जो प्रतिबिंब का आकार है वह बहुत ही छोटा है वस्तु से, बिंदु के आकार का बनेगा। जो प्रतिबिंब बनेगा वह हमारा बिंदु के आकार का बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनेगा। यदि इसके प्रतिबिंब की प्रकृति की बात की जाए तो यह आभासी तथा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो अब वस्तु की दूसरी स्थिति के बारे में बात करते हैं, अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच। हमने माना वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में स्थित है, तो इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर ये वस्तु A भी है, ये यहाँ से ये पहली प्रकाश किरण चली यहाँ से और ये अपवर्तन के पश्चात F1 से आती हुई प्रतीत होगी हमें। हमने देखा दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र O से बिना अपवर्तित होते हुए चली गई। तो हमने देखा इसका जो प्रतिबिंब, जो ये दो किरणें इन्होंने जो किरणें थी, इन दोनों ने एक दूसरे को A' का प्रतिच्छेद किया और वहां वस्तु का प्रतिबिंब A', B' प्राप्त हुआ। यदि प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में बात की जाए तो हम यहाँ पर देखते हैं प्रतिबिंब F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमने देखा प्रतिबिंब की स्थिति F1 तथा O के मध्य। अब यदि इसके आपेक्षिक आकार के बारे में बात की जाए तो हम देख सकते हैं यह वस्तु से छोटा बनेगा। यदि इसके प्रतिबिंब की प्रकृति की बात की जाए तो यह प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है। तो अब बात करते हैं गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी की। तो जैसा हम पहले पिछले वीडियोस में हमने देखा था, जो दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी थी उसके बारे में स्टडी की थी हमने। तो गोलीय लेंस के लिए भी हम जो है सेम पैटर्न यूज करते हैं। लेंसों के लिए हम गोलीय दर्पणों जैसे ही चिन्ह परिपाटी अपनाते हैं, किंतु लेंसों में सभी माप उनके प्रकाशिक केंद्र से लिए जाते हैं। तो ये कहना चाहता है कि जो यहाँ पर चिन्ह परिपाटी लेंस में जो यूज करते हैं वो सेम दर्पण वाली चिन्ह परिपाटी यूज करती हैं, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है, दर्पण में जो भी हम जो मेजरमेंट लेते थे, जो भी दूरी नापते थे वो हम उसके ध्रुव से नापते थे, और यहाँ पर हम प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं सभी दूरियां। जो लेंस के लिए सूत्र होता है वो होता है 1/v - 1/u = 1/f। अब बात करते हैं आवर्धन। आवर्धन जैसा कि हम जानते हैं, आवर्धन जो है अनुपात होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का। यदि हम प्रतिबिंब की ऊंचाई को hi तथा बिंब की ऊंचाई को ho से रिप्रेजेंट करें तो m = hi/ho। आवर्धन का एक और सूत्र हम जानते हैं v/u। तो यहाँ से हम कह सकते हैं m = hi/ho v/u। दर्पण के लिए ये फॉर्मूला नेगेटिव होता है और लेंस के लिए यह फॉर्मूला पॉजिटिव होता है। अब हम बात करते हैं लेंस की क्षमता के बारे में। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। लेंस की क्षमता P = 1/f, जहाँ पर P लेंस की क्षमता है, P मीन्स पावर, स्मॉल f, P 1/f जो है, यहाँ पर f जो है वो फोकस दूरी है। यहाँ पर एक जो आप फोकस दूरी है, इसको आप ये मीटर में लेनी होती है आपको, मीन्स जो आपको फोकस दूरी की यूनिट लेनी है वह मीटर में होनी चाहिए। तो यहाँ से इसका जो लेंस की क्षमता का जो मात्रक आएगा वो होगा डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। इसमें ये इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जो फोकस दूरी है वो हमें मीटर में लेनी है। 1 डायोप्टर = 1 मीटर इनवर्स। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है क्योंकि उसकी फोकस दूरी पॉजिटिव लेते हैं हम। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है क्योंकि उसकी फोकस दूरी को हम ऋणात्मक मानते हैं। तो अब तक भी बात की लेंस की क्षमता के बारे में, उसी के सीक्वेंस में अब हम हमारा जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। अब अनेक प्रकाशिक यंत्रों में कई लेंस लगे होते हैं। उन्हें प्रतिबिंबों को अधिक आवर्धित तथा सुस्पष्ट बनाने के लिए संयोजित किया जाता है। संपर्क में रखे लेंस की कुल क्षमता उन लेंसों की पृथक क्षमताओं का बीजगणितीय योग होती है।
यानी कि P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट डॉट। कभी कभार कंपटीशन एग्जाम्स में इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है कि दो भिन्न भिन्न मतलब उसमें दो अलग अलग फोकस दूरियों के लेंस दे रखे होते हैं, उनको अगर हम एक साथ चिपका कर रख दें तो उसकी संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी। तो संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। स्टे होम, सेव लाइव्स।